आप लोगों का कॉमन पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो कॉमन पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप। और ये आप देख रहे हैं ग्लोबल सिटीजनशिप कॉमन कोर्स 6 है सेमेस्टर 2 के लिए। ये आपको डिटेल है वैसे बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं और यह जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस PDF को लें तो देखिए ये ऑनलाइन क्लासेस में उनके पास रिकॉर्डेड वीडियो MCQ PDF भी मिलेगा, क्योंकि इसमें MCQ क्वेश्चन पूछने वाला है इसलिए MCQ PDF भी मिलेगा। और ये मेरा एप्लीकेशन का प्ले स्टोर का बारकोड है, यहाँ से आप स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग यूनिट 1 में। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग गवर्नेंस पढ़ेंगे। क्या होता है गवर्नेंस, क्या होता है शासन, क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है गवर्नेंस, उसके बाद पढ़ना है ग्लोबल सिटीजनशिप। एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो गवर्नेंस जानते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार देश की क्या करती है, चलाती है सरकार या देश चलाती है। तो देश को चलाने का जो प्रोसेस है ना उसी को गवर्नेंस बोलते हैं। कैसे आप चलाएंगे, तो वही आपको यहाँ पढ़ना है। गवर्नेंस कैसे हो, क्या होता है, शासन क्या होता है। आप लोग सुने होंगे ज़्यादातर लेक्चर में कि शासन प्रशासन। अरे शासन और प्रशासन में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा जो गवर्न करता है, जो चलाता है, जैसे देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट बनी हुई, राज्य को चलाने के लिए गवर्नमेंट बनी हुई, छोटी छोटी इकाइयाँ अगर गांव चलाना हो, एक पंचायत चलाना हो तो उसके लिए पंचायत है, वो भी सरकार है। तो शासन कैसे चलेगी, किस तरह से शासन चलना चाहिए, वो आपको यहाँ पे सीखना है गवर्नेंस के अंदर। गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। गवर्नेंस उस काम को कहते हैं जो गवर्नमेंट करती है, जो व्यक्ति उस काम को करता है, जो संस्था काम करती है, जो टीम काम करती है, उसे सरकार बोला जाता है। जो काम टीम पर मतलब पूरा टीम जो गवर्नेंस का काम कर रही है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो एक काम किया जाता है उसको गवर्नेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी यहाँ सरकार चला रहे हैं देश में, तो मोदी जी गवर्नमेंट हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उसको गवर्नेंस बोलते हैं। यहाँ हेमंत सोरेन अगर बात करें तो सरकार है वो, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं राज्य को चलाने के लिए उसको गवर्नेंस बोलते हैं, शासन बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो बोलता है कि शासन से अभिप्राय सरकार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा लोगों के हित के लिए, हित बोलता है कि सरकार द्वारा जितनी भी संस्थाएं हैं अगर वो लोगों के हित के लिए कोई काम करती है तो वो कहलाती है गवर्नेंस। नीतियों के क्रियान्वयन से है। अब यहाँ लिखिए गवर्नेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप कभी गलती से भी गवर्नेंस को गवर्नमेंट, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ना समझे, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कोई दिक्कत है? मैनेजमेंट और गवर्नेंस में तो अंतर है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में भी अंतर है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में भी अंतर है। थोड़ा सा अंतर है बेसिकली, लेकिन अंतर है। आगे बोलते हैं गवर्नेंस इज अ कॉन्सेप्ट ओल्डर देन गवर्नमेंट। बोलो गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट से भी पुराना है। शासन सरकार और राज्यों से पुरानी अवधारणा है, यानी सरकार से भी पुरानी अवधारणा है गवर्नेंस। गवर्नेंस बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आधुनिक राजनीतिक में यह नव उदारवाद की देन है। लेकिन आज के समय में अगर देखें, आज की राजनीति में ये ज़्यादातर चलता है। यानी हम लोगों के समय में आज की राजनीति अगर देखें तो सरकार गवर्नमेंट के ऊपर नहीं टिकती है, गवर्नेंस के ऊपर टिकती है। अब मोदी जी का एक नारा भी सुने होंगे, वो नारा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये किसका मतलब क्या होता है? जब प्रधानमंत्री बने 2014 में तो यही बात बोले कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम सरकार छोटा रखेंगे लेकिन गवर्नेंस बड़ा रखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर इसको आप समझते हैं तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में डिफरेंस समझ आएंगे। इस बात को बहुत लोग नहीं समझ पाए थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस क्या होता है। पहले की सरकारें क्या करती थी, या अगर राज्य सरकार की बात करें तो ज़्यादा गवर्नमेंट है कम गवर्नेंस है। मतलब है सरकार में मंत्री खूब बना दिया, खूब लोग मंत्री बना दिया, लेकिन सरकार चला नहीं पा रहा है, बढ़िया से चला नहीं पा रहा है, शासन प्रशासन को ठीक से नहीं चला पा रहा है। यहाँ बोलता है नहीं, सरकार छोटा रखो, कम मंत्री रखो, एक ही मंत्री को 3-3 विभाग दे दो, तो आदमी कम रहेगा। अच्छा, आदमी कम रहेगा तो क्या होगा, तेज़ी से चलेगा। कैसे? तो मान लो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट डिपार्टमेंट है। अब रेलवे का हमें मेरे पास ही दे दिया, पर्यावरण विभाग का भी हमको मेरे पास दे दिए। तो रेलवे का अगर पटरी बिछ रहा है तो कोई पेड़ कट रहा है तो हमको क्लियरेंस लेने में कहीं जाना पड़ेगा क्या? हम ही क्लियरेंस दे देंगे। बात समझ गए? तो बोलता है कि कम से कम सरकार रखो और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को चलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शासन को चलाओ। यही बात यहाँ लिखा है कि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज के समय में ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट कॉन्सेप्ट बन गया है। बोलता है शासन को समझने से पहले इसके समान समझे जाने वाले तत्वों को भी समझना अनिवार्य है। आप ये तो समझिए कि क्या होता है गवर्नमेंट, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है मैनेजमेंट। ये जब तक नहीं समझेंगे, यहाँ तो साफ लिखा है
कि गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से अलग अलग है। तो पहले सबके बारे में तो जान तो लीजिए कि मैनेजमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में क्या गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोगों को जानना होगा। सबसे पहला क्या है, बोलता है गवर्नमेंट क्या है, बोलता है गवर्नमेंट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट विच इज मेड ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सरकार राज्य का एक प्रमुख अंग है। राज्य मतलब झारखंड और बिहार स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब देश भी होता है। तो बोलता है कि सरकार राज्य का एक प्रमुख अंग है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर बनती है। जो हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट विधायिका होता है, लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा न्यायपालिका, जुडिशरी। ये तीनों से मिलकर सरकार बनती है। प्रशासन क्या होता है, बोलता है टू इम्प्लीमेंटेशन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो नीतियाँ बनाती है, नियम बनाती है, उसको लागू करने की वाली संस्था जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। वैसी संस्था जो सरकार, देखिए यहाँ लिखा है, सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने वाली संस्था, केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर की नौकरशाही पटवारी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक। मतलब ऐसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों को लागू करता है, संचालित करता है, उसे प्रशासन बोलते हैं। जैसे समझिएगा, सरकार ने एक नियम बनाया कि टॉयलेट्स बनने चाहिए हर घर में, शौचालय बनना चाहिए। तो सरकार नियम तो बनाती, उसको लागू कौन किया जानते हैं, लागू किया डीसी, बीडीओ, मुखिया, यही सब लागू किया। उसको बनवाया कौन कौन, डीसी है, बीडीओ है, सीओ है, मुखिया है, सब लागू किया। ऐसी स्थिति में जो लोग उसको लागू किया उसको हम लोग बोलते हैं प्रशासन। जिसने नियम बनाया वो है सरकार। कोई दिक्कत किसी को? अब सरकार नियम बनाती है, उसको लागू क्या सरकार करती है? नहीं, उसको लागू करने के लिए कौन आता है, प्रशासन। सरकार नियम बनाई कि हेलमेट चेक होना चाहिए, नियम है सरकार का कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो हेलमेट पहन के बाइक चलाओगे, नियम है सरकार का। तो सरकार ने नियम बना दिया, प्रपोजल पास कर दिया, उसको लागू कौन करता है, प्रशासन। फिर एसपी का काम हो जाता है कि कैसे भैया गाड़ी को पकड़ेंगे, कैसे उसका चालान करेंगे, कितना चालान होगा, क्या क्या कंडीशन फेल रहेगा तो चालान कर देंगे। जैसे कभी कभी देखिएगा खाली हेलमेट चेक करता है, उसमें अगर आपके पास हेलमेट है छोड़ देगा, लाइसेंस नहीं है तो इग्नोर मार देगा, लेकिन कभी कभी सब चेक करता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, यानी किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के ऊपर। नहीं बोलता है प्रशासन कोई काम नहीं करा, प्रशासन मतलब क्या, सरकार थोड़ी, सरकार प्रशासन से, हाँ सरकार गाइड करती है प्रशासन को, प्रशासन सरकार के अंदर काम करता है, लेकिन प्रशासन एक अलग बॉडी है और सरकार एक अलग बॉडी। कहीं कोई दिक्कत है? यानी सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों को जो लागू करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशासन। क्या बोलते हैं, प्रशासन। प्रशासन में पटवारी मतलब वही ना, मुखिया से लेके एकदम कैबिनेट सेक्रेटरी तक सब आ जाएगा। मुखिया ले लीजिए, मुखिया का नीचे पटवारी भी ले लीजिए, वार्ड पार्षद जिसको बोलते हैं, वहाँ से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक सब प्रशासन है। प्रशासन के लोग लागू करते हैं। मैनेजमेंट तो आप जानते हैं, मैनेजमेंट क्या बोलता है, प्रशासन द्वारा नीतियों को लागू करने हेतु अपनाए जाने वाली रणनीति। मान लीजिए कि आप पहला सरकार क्या बना के दे दी, सरकार एक पॉलिसी बनाई, नीति बनाई, उसको लागू कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे लागू करेगा, तो उसके लिए क्या काम करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, वो मैनेजमेंट करेगा कि कैसे लागू करना चाहिए, प्लान बनाएगा ना। जैसे शौचालय कैसे लागू किया, इतना आसान था कि हर घर में शौचालय बना दो, तो उसका प्लान भी बनाया होगा, मैनेजमेंट किया होगा, कि मैनेज किया होगा कि कैसे कैसे हम उसका काम करेंगे। तो बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने मतलब सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों को लागू करने के लिए जो पॉलिसी बनाता है, जो स्ट्रेटजी बनाता है, रणनीति बनाता है। स्ट्रेटजी मतलब सोचता है, रणनीति जो बनाता है कि कैसे करना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। और सबसे लास्ट गवर्नेंस है। ये तीनों बात समझ में आए? अभी रामनवमी पूरा हुआ ना, सरकार एक नीति बना के दे दी कि रामनवमी में डीजे नहीं बजना चाहिए, बस चुपचाप सरकार लगा दी, डीजे नहीं बजना चाहिए, सरकार ने नीति बना के चुप लगा दी। अब उसको लागू कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ गया कि नहीं बजना है तो नहीं बजना है। अब नहीं बजना है तो नहीं बजना, उसको लागू करना है, तो उसके लिए क्या किया होगा, बिना मैनेजमेंट का कर लिया होगा। तो मैनेजमेंट किया, एडमिनिस्ट्रेशन क्या बैठ के मैनेजमेंट किया, कैसा करो, इधर आसपास वाला जितना डीजे उससे एक एफिडेविट भरवा लो कि अगर तुम अपना डीजे भाड़े पर दिया तो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, जब भरवा लो। देखिए कैसे कैसे रोका सो, क्योंकि रोकना इतना आसान नहीं, जनता पागल जैसा लेकर पहुंच जाएगी डीजे, क्या कर लीजिएगा आप। तो मारपीट होने से, विरोध होने से अच्छा है कि आप सीधा डीजे मालिक से एक एफिडेविट भरवा लिया
पता करो कितना डीजे है सबके पास, सबसे एफिडेविट भरवाया। उसके बाद प्रशासन को टाइट रखा, अलर्ट रखा, कहीं अगर डीजे बजता है तुरंत एक्शन लो, यानी मैनेज किया उस चीज़ को। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई नीतियों को लागू करने के लिए कोई ना कोई तो रणनीति बनाएगा ना, कोई ना कोई तो प्लान तैयार करेगा ना, प्रपोजल तैयार करेगा ना कि हम कैसे लागू करेंगे। तो जो प्लान तैयार करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। और लास्ट है गवर्नेंस। जैसे PWD, देखिए PWD एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिजली विभाग। बताइए बिजली विभाग बिजली का कनेक्शन काटना चाहती है या छापामारी करना चाहती है, कहाँ कहाँ बिजली चोरी हो रहा है, तो कोई तो प्लान बनाएगा ना, कैसे चोरी पकड़ेगा जी। अब नहीं देखते हैं वो लोग डुप्लीकेट आता, मतलब ऐसे आम आदमी की तरह आएगा और देख लेगा कि आपके यहाँ मीटर कैसा है, या बिजली बिल का बिल निकालने वाला आएगा, घर घर घुसेगा, आपके यहाँ पूछेगा। तो कहीं ना कहीं जानकारी लेता है, कोई ना कोई प्लान बनाता है ताकि वो आपसे पकड़ पाए। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, सरकार है जो नीति बनाएगी, प्रशासन है जो लागू करेगा, और लागू करने के लिए जो रणनीति बनाएगा, जो प्लान तैयार करेगा, वो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। और गवर्नेंस क्या है, बोलता है सरकार, प्रशासन और प्रबंध के लोगों को सुनियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु के लिए निर्धारित तरीके से चलाने की कला है। ध्यान दीजिएगा, सरकार हो या प्रशासन हो या प्रबंध हो, तीनों अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अच्छे तरीके से चलेंगे, इसी को हम गवर्नेंस बोलते हैं। अगर हमारे देश की सरकार बहुत अच्छे तरीके से चले, प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से चले और प्रबंध भी बहुत अच्छा हो, इस सब को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। क्या हमारे देश की सरकार या राज्य की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? अगर सरकार राज्य की हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से है, तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस को ही राम राज्य बोलते थे। क्या लगता है राज्य की सरकारें अच्छा काम कर रही? कहीं करप्शन नहीं है, 1 रुपया घूस नहीं मांगा जाता, एकदम ईमानदार छवि के लोग हैं। हॉस्पिटल में जाइए तुरंत इलाज मिल जाएगा, स्कूल में जाइए अच्छी पढ़ाई मिल रही है, अच्छी दवाई मिल रही है, घर बढ़िया तरीके से मिल रहा है, रोड बढ़िया तरीके से है, कोई करप्शन नहीं है, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं, सब ईमानदार आदमी है, कोई चोर लुटेरा नहीं है। ऐसा है? अगर ऐसा है तो मानेंगे कि सरकार भी अच्छी है, प्रशासन भी अच्छा है और मैनेजमेंट भी अच्छा है। लेकिन झारखंड में न तो सरकार अच्छी है, न प्रशासन अच्छा है, न मैनेजमेंट है। क्योंकि सबसे मेन कौन है, ये अच्छी होगी सब हो जाएगा ना। अब सरकार ये घूस लेने वाली है, लुटेरी है, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है, सब पैसा लूट रहा है। देख लीजिए किसी के पास, आप कोई पेपर बनाने जाओ खाली पैसा मांगता है, सीधा खुलेआम पैसा मांगता है। तो क्या मानेंगे कि गवर्नेंस अच्छी हो रही है? नहीं, गवर्नेंस अच्छी होने के लिए मानना होगा कि आपकी सरकार भी अच्छी होनी चाहिए, प्रशासन भी अच्छा होना चाहिए और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हम उससे गुड गवर्नेंस बोलते हैं जहाँ पे 0 टॉलरेंस नीति हो, जहाँ पे कोई करप्शन, सोचो को कोई करप्शन ना हो, 1 रुपया कोई नहीं मांगे आपसे। आप हॉस्पिटल में जाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपको इलाज मिल जाए सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई मिल जाए आपके बच्चे को, तब ना आप मानेंगे कि राम राज्य है, गुड गवर्नेंस है, जहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी तरह का लूटपाट नहीं, रोड बहुत बढ़िया है, बिजली बहुत अच्छी है। उस सरकार को हम लोग बोलते हैं कि अच्छी सरकार है। गुड गवर्नेंस हम लोग बोलते हैं कि अच्छा शासन चल रहा है, शासन बहुत ज़बरदस्त है और वैसी सरकार हटती नहीं है, वो फिर जीतती है, फिर जीतती है, रिपीट करती है। इसी को हम लोग राम राज्य बोलते थे। राम जब भगवान के समय में क्या था, ही ना था, सब कुछ शांत था। राम राज्य का मतलब क्या होता है कि राम भगवान जैसे अयोध्या में रहते थे वैसे आ जाए? नहीं, राम राज्य का मतलब है एक अच्छी सरकार, शासन आ जाए, एक अच्छा गवर्नेंस आ जाए। बात समझ गए? राम राज्य की कल्पना जो गांधी जी से शुरू हुआ है, वो हुआ है एक अच्छे गुड गवर्नेंस के लिए। गुड गवर्नेंस, एक अच्छी शासन चले जिसमें सरकारें बहुत अच्छा काम करे, जिसमें प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम करे और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो। इसको हम लोग बोलते हैं गुड गवर्नेंस। कोई दिक्कत है? आज अगर रामनवमी का सफल आयोजन हो गया हजारीबाग की धरती पर, तो ये कहा जाएगा कि प्रशासन ने एक अच्छा मैनेजमेंट किया, एक अच्छा प्रबंध किया, एक अच्छा प्रबंधन किया, जिसके कारण रामनवमी बहुत अच्छे तरीके से बिना कोई शोर शराबा का, बिना कोई हंगामा का संपूर्ण हो गया। और सफल संयोजन के लिए, सफल संचालन के लिए प्रबंध को बहुत अच्छा माना जाएगा कि प्रबंध बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो हम लोग ये चीज़ समझ गए कि गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस क्या क्या होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे।
टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, देखिए कितने तरह से गवर्नेंस होता है, कितने तरह से सरकारें चलती है। गवर्नेंस कैसे सत्ता चलती है। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस में पहला गवर्नेंस है ट्राइबल रूल। कबीला चलता था, कबीला याद है, पहले कबीला में एक आदमी सरदार होता था, वही चलाता था, वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं। सबसे पुराना तरीका गवर्नेंस करने का, यानी अपनी सत्ता को चलाने का सबसे पुराना तरीका। दूसरा क्या है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट। तीसरा क्या है, मोनार्किकल गवर्नमेंट, राजतंत्रीय। उसका है ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट। और अभी आया कौन सा गवर्नमेंट, गवर्नेंस अभी चल रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया, ठीक है। तो एक करके चारों के बारे में बताएं। भारत में कौन सा गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक कहाँ है, हिटलर के समय में था कि जो बोल दिया सो बोल दिया, हाँ या नहीं, वो हिटलर सही होता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, जो बोल दिया वही होगा, ऐसा नहीं। तो ये राजतंत्रीय चलता था, राज साम्राज्य चलता था राजा के समय का। उसके पहले क्या चलता था, गणतंत्रीय। और सबसे पहले क्या था, ट्राइबल। जब हम लोग एकदम, हमारे पूर्वज जो है जंगलों में रहते थे, जनजाति थे, एकदम किनारे निवास स्थान करते थे, वहाँ पे एक व्यक्ति सरदार होता था और वही सरदार वो पूरे बिजनेस को चलाता था। यहाँ देखिए पूरे देश को चलाता था, राज्य को। बोलता है दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ये गवर्नेंस का सबसे पुराना तरीका है। इन विच द चीफ ऑफ द calm ruled the calm to protect it for various problems and for its sustains and protection from external invasion। ये बोलते हैं यह शासन का सबसे पुराना तरीका है। इसमें कबीले का प्रमुख, कबीले को विभिन्न समस्याओं से बचाने के लिए, कबीला समझते हैं, पहले जंगलों में जब हमारे पूर्वज रहते थे तो क्या बना के रहते थे, कबीला बना के रहते थे, कबीला बना के रहते थे पूर्वज। तो बोलता है कि कबीले का एक सरदार होता था जो कबीले को चलाने के लिए, ठीक है, और वहाँ के लोगों का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेवार होता था। और वो बाहरी आक्रमण से कबीले को क्या करता था, बचाता था। याद कीजिए पुराने ज़माने में अगर कोई पुरानी कहानियाँ पढ़ें तो कबीले वाले सरकार, वहाँ सरदार मिलेगा। पुराने फिल्म में भी देखेंगे तो कबीला मिलेगा। 500 लोग 600 लोग कबीले में रहते थे और उस कबीले का सरदार होता था जो सबको बचाता था, अपने कबीले वाले लोगों को बचाता था। शासन का एक तरीका था। अच्छा, कुछ किसी कबीले वाले के पास कोई आफत आती थी तो वो जाके सरदार के पास मिलता था, सरदार होता था, ठीक है। दूसरा तरीका है गणतंत्रीय शासन। बोलते यह कबीलाई शासन से उत्पन्न हुआ है जब लोगों ने कबीले के नेता को खुद पर शासन करने के लिए चुन लिया। मतलब ये पहला कबीला तरीका था, फिर लेकर कबीला का नेता बहुत मजबूत है, ये रहेगा तो हमारा कबीला को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो उसी को सरकार चुन लिया, तुम ही भैया हो, तुम ही चलाओ, तुम ही शासन चलाओ। तीसरा राजतंत्रीय, तो सब जानते हैं। बोलता है यह साम्राज्यवाद से उत्पन्न हुआ माना जाता है जब विभिन्न कबीलों पर आक्रमणकारी राजा ने एकजुट किया, सारे कबीलों को राजा लोग क्या किया, एकजुट करके अपना राजतंत्र सुनकर उन्हें अपने सत्ता मनवाने के लिए मजदूर किया। राजतंत्र सब जानते हैं, राजतंत्रीय शासन मतलब राज्य साम्राज्य। तो राज्य साम्राज्य से पहले यानी राजाओं से भी पहले क्या चलता था, कबीला। कबीला के बाद क्या चला, गणतंत्रीय शासन, जब कबीला वाले ही लोग सरदार बना दिए किसी को, फिर चलाया राजा लोगों का। और निरंकुश तो समझते हैं, अभी भी निरंकुश है। अभी ऑटोक्रेसी कहाँ चलता है बताइए, नॉर्थ कोरिया सुने, किंग जोंग, पागल टाइप का सरदार। तो एक दो चार लोग ऐसा है अभी भी जिसको निरंकुश बोलते हैं। मतलब उसका बोल रहा है कि मेरा फ़ोटो नहीं लगाएगा, मार देंगे गोली। मतलब कुछ सुनबे नहीं करेगा, इंसान का कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा की तरह सोचता है। ये ऑटोक्रेटिक है, मतलब हम जो बोल दिए सो बोल दिए, ये गलत चीज़ होता है। और भारत में कौन सा सिस्टम चलता है, डेमोक्रेटिक, जहाँ जनता चुनती है कि हमारी सरकार क्या हो। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जनता चुनती है कि हमारी सरकार कौन हो, कौन हमें चलाएगा, ये जनता चुनती है। कोई दिक्कत है। और ऐसे सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। और हम लोगों को पढ़ना भी क्या है, डेमोक्रेटिक ही तो पढ़ना है, लोकतांत्रिक तरीका पढ़ना है कि कैसे हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकारों को। बोलते हैं यह लोगों की सहभागिता से उत्पन्न हुआ। इस पूरे अच्छा है, मतलब है कि इसमें पूरा लिखा है कि गहराई से हम इसमें चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या है। मतलब हम लोगों को पढ़ना कौन सा है, डेमोक्रेटिक। वही बात यहाँ लिखा है। वैसे हम लोग पढ़ेंगे भी डेमोक्रेटिक क्योंकि ये सब सिस्टम चला गया। गवर्नेंस का डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कहाँ है, भारत में तो मिलता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कि कैसे सरकारें चलती है और कैसे शासन चलता है, कैसे प्रशासन चलता है और कैसे प्रबंधन चलता है। ये हर चीज़ हम लोग देखेंगे। आज संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है। तो देखिए छोटा छोटा पॉइंट करके यहाँ लिखा है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में। सारे बच्चे को खुद से अपने कॉपी में नोट्स लिखना है,
PDF के चक्कर में ना रहें। नोट्स लिखने से क्या होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बोला डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग एंड एक्सपेंडिंग पॉलिसी बाय द पीपल। बोलता जनता के लिए जो भी नीतियाँ बनती है उसको सरकार कैसे चलाएगी, यही बात यहाँ पे समझना है। लोकतांत्रिक शासन से अभिप्राय सरकार द्वारा लोगों की मर्जी के अनुसार उन पर नीतियों को लागू करना और कार्यान्वित करने से। एक अच्छी गवर्नेंस, एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है वो जनता के हित में और जनता के लिए जो फैसले लिए जाते हैं उसको लागू कैसे करेंगे और सरकार जनता के साथ मिलकर उसको चलाएंगे कैसे। ये एक अच्छी गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतांत्रिक शासन का पहचान है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, बोलता है गवर्नेंस में लोगों की सहभागिता होनी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है तो वहाँ पे लोगों की सहभागिता होती है, लोगों से पूछा जाता है, जनता से राय लिया जाता है किसी काम को करने में। भारत में भी जितने कानून बनते हैं सब में जनता से राय लेके कानून बनाया जाता है। वो आगे लिखा है ट्रांसपेरेंसी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन गवर्नेंस होता है। एक अच्छा शासन या डेमोक्रेटिक शासन वह शासन होगा जिसमें पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी और विकेंद्रीकरण होगी। मतलब समझते हो, एक अच्छा शासन किसको बोलोगे? अब एक अच्छा गवर्नेंस बोलेंगे जहाँ पे पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी, सब काम दुनिया के सामने दिखा के कीजिए, छिपा के नहीं। आज नेताजी लोग लूटते कैसे हैं? छिपा देते हैं, हाँ या नहीं? ट्रांसपेरेंसी रखिए, ऐसा रखिए कि कोई भी आदमी उसको चेक कर सके, तब ना डर रहेगा जी। अब छिपा के करिएगा, कोई चेक ही नहीं कर सकता है तो इसका मतलब दाल में काला कुछ है। अब जनता के सामने खुलेआम कीजिए ना, क्या दिक्कत है? नीलाम करना है खुलेआम नीलाम कीजिए, तब समझ में आएगा। दूसरा क्या है, जवाबदेही होनी चाहिए। अगर कहीं कोई पकड़ा जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस व्यक्ति के ऊपर उसका क्लेम लगना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कीजिए। और तीसरा क्या है, विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया को नीचे बांटना होगा आपको। एक अच्छी गवर्नेंस क्या कराती है, देखिए यहाँ अभी हम बताया, आपको बता रहे थे ना, सरकार इस चीज़ पर आप फोकस कर रही है। क्या लिखा देखो तो, अब सरकार बोलती है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार छोटा रखिए, कम लोगों को रखिए, लेकिन ज़्यादा संचालित कीजिए। यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा शासन चलाना है, सरकार नहीं बढ़ानी है। सरकार बढ़ाने के पीछे ध्यान ना दीजिए। देखिए लिखा है द मीनिंग ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट इज़ दैट गवर्नमेंट शुड वर्क ओनली एज अ पॉलिसी स्टेट अवे फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। न्यूनतम सरकार का अभिप्राय, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र से पीछे हटकर केवल पुलिस राज्य का काम, पॉलिसी लिखना चाहिए था, ठीक है, पुलिस राज्य का काम करना चाहिए। मतलब सिंपल बोलती है कि एक सरकार को, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र से पीछे हट के, यानी सरकारी क्षेत्र से पीछे हट के एक पुलिस के तौर पर खाली काम करना चाहिए। आगे क्या है, मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? बोलता है मैक्सिमम गवर्नेंस, अधिकतम शासन से अभिप्राय है लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र में खुला प्रवेश, मतलब पब्लिक सेक्टर में ओपनली एंट्री कर जाए, लोगों की भागीदारी बढ़ाना, ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें सरकार की ज़रूरत कम से कम पड़े और सरकार केवल लोगों के लिए सहायक और सहयोगी कार्य करे। यानी सरकार का फिर से ध्यान दीजिएगा, बोलता है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, एमजी एंड एमजी। बोलता है गवर्नमेंट को मिनिमम कर दीजिए, छोटे कर दीजिए सरकार को। सरकार हर जगह हाथ नहीं लगा दें। बहुत बार क्या होता है, बहुत जगह पे ऐसा ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे सरकार घुस जाती है, नहीं यहाँ नियम है, तुमको यहाँ, जैसे होता है ना पंडित जी, यहाँ पे 51 रुपया देना पड़ेगा। वैसे सरकार हर बिजनेस में बीच में इंटर ना करे। सरकार छोड़ दी है सब सेक्टर को, तुम अपने हिसाब से धंधा चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब है सरकार हर सेक्टर में अपना रोल नहीं दिखा रही। सरकार प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दी है कि तुम अपने हिसाब से बिजनेस चला सकते हो, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो बताइए सरकार बार बार नहीं घुसेगी तो बिजनेस ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? सरकार ऐसी भी व्यवस्था कर रही है जहाँ सार्वजनिक कंपनियाँ लॉस में चल रही है, वहाँ प्राइवेट कंपनी को प्रमोट कर रही है कि कम से कम सरकारी कंपनी अगर लॉस में है तो प्राइवेट कंपनी इस चीज़ को उसका काम को करे। तो यही सरकार का मेन पर्पस है कि हम लोग मैक्सिमम गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देंगे कि किसी तरह से शासन व्यवस्था अच्छे से चले, चाहे वो सरकारी कंपनी से चले, वो प्राइवेट कंपनी से चले। और ऐसी व्यवस्था डेवलप करना देश में जहाँ सरकार की आवश्यकता ही ना पड़े, कहीं सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बिजनेस अगर हम करेंगे, ऐसा गवर्नेंस हम चलाएंगे तो देश के लिए अच्छा होगा या ख़राब होगा? पहले क्या होता था, हर चीज़ के लिए सरकार से पूछो। मान ली इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हर काम के लिए किससे पूछो? सरकार से। सरकार से पूछने का मतलब है चढ़ावा देना, मिठाई देना। अब सरकार बोलती है कि हमसे कुछ पूछने की जरूरत है नहीं, तुम अपना धंधा चलाओ, खाली लाइसेंस लो हमसे और धंधा चलाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं देने की जरूरत है। तो बताइए अगर सरकार से हमको नहीं पूछना पड़े तो किसी मंत्री को प्रसाद पहुँचाएंगे क्या? नहीं ना पहुँचाएंगे, आराम से अपना बिजनेस चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला जाता है कि ऐसी व्यवस्था डेवलप करना है आपको
गवर्नेंस के अंदर, जिसमें सरकार की कोई ज़रूरत ना पड़े, कम से कम ज़रूरत पड़े और बिजनेस आसानी से, व्यवस्था आसानी से, शासन आसानी से चल सके, ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं मिनिमम गवर्नेंस। कोई दिक्कत है? तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, अगले क्लास में देखेंगे पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। लोक नीति, पब्लिक का मतलब क्या होता है? जनता। ऐसी पॉलिसी बनाना जो जनता के सपोर्ट में है, सहायक हो, जनता के लिए फ़ायदेमंद हो।